राहुल गांधी ने रायबरेली से किया नामांकन, साथ में गांधी परिवार रहा मौजूद। जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट में कराया नामांकन। बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शहजादे को वायनाड से हार का बताया डर, अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। सीएम योगी के निशाने पर रहे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, एनडीए फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। 5वें चरण के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने तो कैसरगंज ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण ने भरा नामांकन। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की भी मिली परमिशन। और 4 मई को पीएम मोदी का कानपुर में रोड शो, करीब 2.5 घंटे शहर में रहेंगे पीएम मोदी। रोड शो के लिए रूट मैप हुआ तैयार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से अहम खबर सामने आ रही है। निजी स्कूल बस से ट्रक की टक्कर हुई है। हादसे में करीब 20 से 25 बच्चे घायल हुए हैं और एक महिला की घायल होने की भी पुष्टि सामने आई है। 4 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएमओ ने यह बात कही है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाजी ग्लोबल एकेडमी स्कूल अहिरवा की थी ये बस। स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। थाना भोगांव के जीटी रोड का है यह हादसा। तो घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। आज दोपहर में हालांकि ये हादसा हुआ था, उसमें ये अहम अपडेट अब सामने आई है। निजी स्कूल बस से ट्रक की टक्कर हुई थी। हादसे में करीब 20 से 25 बच्चे घायल हुए थे। अब इस खबर पर अहम अपडेट सामने आया। 9 बच्चे और एक महिला की घायल होने की पुष्टि हुई है। 4 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएमओ के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। थाना भोगांव इलाके के जीटी रोड पर यह हादसा हुआ था। तो दोपहर की यह खबर थी और उसमें यह अहम अपडेट अब सामने आया। निजी स्कूल बस जो है वो ट्रक से टकराई थी। हादसे में करीब 20 से 25 लोग घायल हुए थे। लगभग 7 बच्चे घायल हैं, जिसमें 4 के ज़्यादा काफ़ी चोट लगी हुई है। बालाजी ग्लोबल स्कूल है ये अहरवा के पास, उसकी बस थी। तो बस ने उमरी यार छाछा के थोड़े तराई से आगे गेंगौरा की तरफ बस रोड के किनारे एक बच्चे को बिठाया और जैसे ही बच्चे को बिठा के अचानक बस रोड पे चढ़ गई। स्पीड से ड्राइवर ने चढ़ाई, पीछे था ट्रक। हम निकल रहे थे छाछा तराई से, हम भी जा रहे थे गेंगौरा जिला पंचायत जितेंद्र को लेने। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ हमने देखा तो एकदम गाड़ी साइड से लगाई और भाग के 1-2 ट्रक आ गए। उनके ट्रक से राड निकाल के शीशा तोड़ के, खिड़की तोड़ के बच्चों को निकाला। और एक बच्चा 2 सीटों के बीच में फंसा हुआ था, उसकी भी राड से सरिया को तोड़ के उसे भी निकाला। जो भी घायल बच्चे थे उनको हमने तत्काल अपनी गाड़ी में बिठाया। खबर मिली कि भोगांव के पास एक स्कूल बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे घायल हो गए। तो 4 बच्चे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव पहुंचे, जो बिल्कुल ठीक थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। यहाँ पे कुल 5 बच्चे और एक घायल महिला आई हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्चा बिल्कुल ठीक थे, उनकी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। 4 बच्चे भर्ती हैं, सभी का प्राथमिक इलाज कर दिया गया और CT स्कैन वगैरह कराया जा रहा है। उसी के हिसाब से आगे की जो है तय होगा कि क्या करना है उनका। बच्चे को बैठा रहे थे हम, बच्चे बैठा ला, बस गाड़ी चली आगे, पीछे ट्रक वाले तक मारा। तो आपका बच्चा था ये हाँ, दोनों बच्चे मेरे थे। अच्छा, हमने ही बैठाला था पहले शुरुआत में। तो रुकना की वजह क्या रही, कैसे ये हो गया? पीछे ट्रक वाले मार दी। कितने बच्चे उसमें सवार थे?
बस में सवार 50 से कम नहीं होंगे। अच्छा सर, टोटल जो घायल है कितने बच्चे हुए? घायल 25-30 होंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित जागड़ ने इस्तीफा दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने के विरोध में उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी स्थापित कर रही है पिता के सामने बेटे को, तो आरएलडी को यह बड़ा झटका लगा। बीजेपी स्थापित कर रही पिता के सामने बेटे को, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने के बाद नाराजगी के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जांगड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी स्थापित कर रही पिता के सामने बेटे को, इसलिए इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है और इसके तहत अब ये नाराजगी देखने को मिली। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया पार्टी से। वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जांगड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने के विरोध में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का सिवनी जिले के लखना दौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत घसौर की ग्राम पंचायत अगरिया खुर्द के अंतर्गत आने वाली अगरिया कला गांव का ये मामला है। इस गांव में वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। 600 परिवार का ये गांव, इस गांव में मजदूरी और कृषि कार्य पर जीवन यापन होता है। इस गांव में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ देती हैं, जिस कारण आदिवासी वर्ग के लोग इस गांव में रहते तो हैं पर अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए परेशान होते रहते हैं। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार नेता नगरी से लेकर अधिकारियों तक प्रतिवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जल आवर्धन योजना के तहत इस गांव में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, पर न तो कनेक्शन दिए गए और न ही पानी ग्रामीणों को मिल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि 2 किलोमीटर दूर से रोजाना बैलगाड़ी, साइकिल और सर पर रखकर पानी अपने घरों में इस्तेमाल के लिए लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के युवाओं की शादी भी नहीं होती है। लड़की वाले कहते हैं कि गांव में पानी की समस्या है, लड़की 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी नहीं ला सकती है। इस कारण से इस गांव के नौजवानों की शादी भी नहीं होती है। गाँव में पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से लाते, घटिया चढ़ा के लाते हैं साफ हैं। ये मोड़ी मोड़न के शादी नहीं हो रहा हुआ है, कोई दे नहीं रहा है यहाँ के पानी कौन ढोत रहे के उतनी दूर से घाट से चढ़ा चढ़ा कर परेशान है। कौन बिटिया दे है, हमारे लड़का बच्चा तो कौन बिटिया दे है, तुम बताओ। आवेदन निवेदन करे हैं आप लोग? यहाँ गई तो कब की लिख के ले गए थे, वे कहाँ के आए थे, सुबह भी यहाँ से ही लिख के ले गए थे कहीं 1 साल के अंदर तुम्हारे गाँव में पानी आ जाए जाके, और अभी तक नहीं आई। 1 साल का 1.5-2 साल हो गए। बड़ा नाश्ता पानी ला ला के खवाए पियाए उनने, क्या तू आदिवासी तो आएंगे इतने में मन जाते गोली बिस्कुट में। आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत अगरिया का मामला पानी के संबंध में मेरे नॉलेज में डाला गया है, इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ जो पाइपलाइन डाली जा रही है शीघ्र पहुँचाने की काम चालू करूँगा। लेकिन चूंकि पानी ना होने से उस गांव में शादी नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पानी तो पहुंचेगा, परंतु ये सामाजिक मामला है, इस बारे में समझाइश दी जाएगी।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने जनसभा में हिस्सा लिया और आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पहले प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। केंद्र में लूट मची हुई थी, आए दिन एक घोटाले का राजपास हो रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये सब बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। और भाइयों बहनों, हमारे लिए खेत किसान रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने एनडीए के साथियों के साथ जनता के बीच में है, और हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, और 7 वर्षों में जो काम योगी जी के नेतृत्व में हमने किए हमारी सरकार ने, हम सारा अपना रिपोर्ट कार्ड लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश के सब सीटें जीतने में हमारा सहयोग करें। अमेठी और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में लास्ट दिन उन्होंने फैसला ले पाए, क्या लगता है सर? अब आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनकी माता जी की गतिविधि रही हैं प्रदेश भर में या रायबरेली अमेठी में, तो अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद एक बार नहीं आए। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी ने रूरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया है। इस जनसंपर्क में हर वर्ग के लोगों ने प्रत्याशी राजेश द्विवेदी को विजय होने का आशीर्वाद दिया है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें अच्छा जन समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं नमाज पढ़ रहे नमाजियों ने अब की बार राजेश द्विवेदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को कहा और समर्थन कर सांसद बनाने को कहा। राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि उन्हें सभी जातियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। यदि जनता उन्हें चुनाव जिताती है तो वह क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। जनता की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका निस्तारण करेंगे। मस्जिद में अपने भाइयों से मिलने आया हूँ और चचा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और चचा से दो शब्द आप पूछें। भाईजान जी ठीक है, हम लोग हमारा आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, ब्राह्मण वर्ग का मिल रहा है, बहुजन का मिल रहा है, और हमारे चचा भी हमारे साथ हैं। चचा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मस्जिद में खड़ा हूँ। आपके सामने कई चुनौतियाँ, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, तो आज क्या लग रहा है आपको? मैं भारी मतों से बीजेपी को हरा रहा हूँ और 2 लाख वोटों से जीतूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा फर्रुखाबाद के रेलवे रोड स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड में संचालित मेडिकल प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन के साथ सफल मटर भंडारित पाया गया, जिस पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने फार्मासिस्ट को फटकार लगाते हुए 30 औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख मांगे। बाद में महावीर स्थित आपको बता दें एजेंसीज सेकंड का निरीक्षण करते हुए 3 संदिग्ध औषधीय के नमूने भरे और फर्म में कालातीत औषधीय के निस्तारण न होने पर दुकान संचालक को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को के न्यूज इंडिया के संवाददाता कौस्तुभ मिश्र ने कानपुर लोकसभा के स्वरूप नगर में जनता से प्रत्याशियों के बारे में बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कानपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा की जमकर आलोचना की। लोगों ने आलोक मिश्रा को शिक्षा माफिया बताया। लोगों का आरोप है कि आलोक मिश्रा ने कोरोना काल में अपने स्कूल डीपीएस में बच्चों की फीस नहीं माफ की। आलोक मिश्रा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को लूटने का लगातार कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आलोक मिश्रा लोगों को अछूत भी मानते हैं, इसलिए वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाते हैं। अगर उन्होंने हाथ मिला भी लिया तो उनका एक आदमी तुरंत उनके हाथ को सैनिटाइज कराता है। लोगों ने आलोक मिश्रा को लूट के गठबंधन का प्रत्याशी बताते हुए लोगों ने कहा कि आलोक मिश्रा कानपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के बड़े शिक्षा माफिया हैं।
प्राइवेट शिक्षा के नाम पर कानपुर के हजारों परिवारों को लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि कानपुर के निवासी होने के बावजूद आलोक मिश्रा कभी लोगों के बीच नहीं गए और न ही कभी किसी के सुख दुख में खड़े हुए हैं। और चुनाव के बाद आलोक मिश्रा जनता के बीच में नहीं रहेंगे बल्कि एसी में रहेंगे। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि आलोक मिश्रा ने बीते दिनों एम्बुलेंस का इस्तेमाल अवैध तरीके से प्रचार सामग्री को लाने और ले जाने में किया। लोगों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन के ये जो प्रत्याशी हैं वो ठीक प्रत्याशी नहीं है। कानपुर में 13 मई को लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। आज के न्यूज की टीम कानपुर लोकसभा के स्वरूप नगर इलाके में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे प्रत्याशी और उनके मुद्दों के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। क्या नाम है आपका? रचित पाठक। किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के परिवार का चुनाव है। नरेंद्र मोदी का परिवार पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है और जब नरेंद्र मोदी का परिवार चुनाव लड़ेगा तो नतीजे पूरी जनता जान रही है कि किस तरह से आएंगे। एक तरफ कानपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा, एक तरफ रमेश अवस्थी जी, तो क्या लग रहा है आलोक मिश्रा किस तरीके से चुनाव लड़ेगा? पहले तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये भारत को लूटने का गठबंधन बना हुआ है। टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने समय समय पर क्षेत्रीय दल जो हैं, जो समय समय पर सरकार आने पर देश को और प्रदेश को लूटते रहे, ऐसे लुटेरों का एक गठबंधन हुआ है, इंडिया को लूटने का गठबंधन हुआ है। जो जनता है उनका साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आलोक मिश्रा एक शिक्षा माफिया है और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय त्रिवेदी है। अक्षय जी, जैसा आपने सुना अभी कि बोला गया कि आलोक मिश्रा एक शिक्षा माफिया, लोग लूटने का काम कर रहे हैं, आप इस बात से कितना सहमत और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे टच में ऐसे कई अभिभावक हैं जिन्होंने कोविड टाइम पे आलोक मिश्रा डीपीएस स्कूल के संचालक, इन्होंने उनको झूठा आश्वासन दिया कि मैं आपकी फीस हाफ कर दूंगा और अभी तक वो जो भी अभिभावक है वो परेशान है। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। शिक्षा को महंगा करने का काम डीपीएस के जो संचालक आलोक मिश्रा, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन्होंने किया और लगातार कानपुर में शिक्षा को बर्बाद करने का काम आलोक मिश्रा ने किया है। तो आपने सुना कि लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि शिक्षा को बर्बाद करने का काम आलोक मिश्रा जी ने किया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। सौरभ जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी, ये पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है, जिसने पूरी तरह से पूरे देश को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार में पूरी पार्टियां संलिप्त रही हैं। अब बात करें हम आलोक मिश्रा जी की, तो ये एक शिक्षा माफिया रहे जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अभिभावकों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। जो बच्चों की फीस माफी होनी चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने ना फीस माफ करी, ना किसी भी तरह की सुविधा दी। आज वो चुनाव में आए हैं, जनता के बीच में वादे कर रहे हैं कि हम ये जनता के लिए ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे। जो व्यक्ति उन दिनों में मुश्किल दौरान में जब लोगों के काम नहीं आ सका, तो वो अब क्या आएगा? कहना है कि आलोक मिश्रा को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। 4 जून को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे साथ 1-2 लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, अमीश त्रिवेदी। अमीश जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा। पहली बात तो इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ठीक है। वो इसलिए बना है ताकि वो अपने अपने जो सीट वगैरह है वो उसको चुन सकें और अपना मतलब सिद्ध कर सकें। वो सिर्फ मतलबी लोग हैं, बाकी उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। रही बात आलोक मिश्रा जी की, तो उनके साथ सबसे बड़े वो तो एक शिक्षा माफिया है। देखिए, ये कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनसे गुहार लगाई कि आप हमारी फीस के अपेक्षा कुछ करें। होगी कि कानपुर लोकसभा की जनता उनको कितना महत्व देती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक को बता रही है, पर प्रियंका गांधी को कहीं से भी टिकट न देने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गले से उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि आम लोगों का मानना है कि प्रियंका इन दोनों सीटों में से कहीं से भी अगर चुनाव लड़ती तो उनकी जीत की संभावनाएं उनके भाई के मुकाबले कहीं ज्यादा रहती। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही, इसलिए राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे। बीते 5 साल में राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं गए। इसे प्रमुख वजह बताया जा रहा है।
एक तर्क ये भी है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को रायबरेली से लड़ना था। पिछली बार सोनिया गांधी रायबरेली में 2.25 लाख वोट से जीती थी। ऐसे में इस सीट से राहुल गांधी की जीत की उम्मीद की जा रही है। देश भर में पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर रही है कि अब की बार कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। असल में यूपी की दोनों सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। निर्णय पर पहुंचने से पहले हुआ मंथन। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने को लेकर गांधी परिवार में काफी चर्चा हुई। गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर काफी बार चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ाना चाहिए, मगर राहुल गांधी का कहना था कि उनका अमेठी से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, ना कि वायनाड। वहीं पीएम मोदी ने राहुल के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर तीखा कटाक्ष किया। कहा, राहुल गांधी डर के कारण रायबरेली भाग गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद से कहा, डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। 1958 में भी फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। 1996 में पहली बार बीजेपी ने रायबरेली सीट जीती। 1996 से 98 तक बीजेपी के अशोक सिंह सांसद रहे। 1999 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी जीती। सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली से सांसद चुनी गई। 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया। रायबरेली सीट से अब तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों टिकट के ऐलान में देरी के पीछे यही तर्क दिया है कि पार्टी नेतृत्व ने विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को उम्मीदवार से बनाने को लेकर गांधी परिवार से काफी चर्चा हुई। गांधी परिवार ने रायबरेली के साथ साथ अमेठी से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसे लेकर काफी बार चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ये मानना था कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, मगर राहुल का कहना था कि उनका अमेठी से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर जीत भी जाते हैं तो अमेठी सीट ही छोड़ेंगे, ना कि वायनाड। रायबरेली सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी यहां से 2.25 लाख वोटों से जीती थी, मगर उनके वोटों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा था। फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी को ये समझाने में कामयाब रहे कि चूंकि प्रियंका अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं,
तो क्यों ना वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ें। और अगर चुनाव के बाद एक सीट छोड़ने की नौबत आती है तो रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारा जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तब तक ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के चुनाव में क्या स्थिति रहती है। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए ये जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल 2019 के चुनाव में कांग्रेस यूपी की जो एक सीट जीत सकी थी वो रायबरेली सीट ही थी। वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। बता दें कि सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। वो 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी कुल मिलाकर 5 सांसद चुनी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चरंदा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में 7वां मैच और पूल बी का पहला मैच BPMG अयोध्या और CM गोरखपुर के बीच खेला गया। BPMG अयोध्या ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और CM गोरखपुर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। निर्धारित 30 ओवरों में CM गोरखपुर के तरुण द्विवेदी के शानदार 68 बॉलों पर 142 रन और दिव्यांश के जिम्मेदारी से भरी पारी 61 बॉल पर 69 रन की बदौलत 332 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। BPMG अयोध्या की तरफ से आशुतोष व मनीष कुमार को 4-4 विकेट मिले। जवाब में उतरी BPMG अयोध्या की टीम 87 रनों पर सिमट गई। CM गोरखपुर के अक्षत और श्रेयांश को 3-3 विकेट मिले। ब्रजेश और प्रखर को 2-2 विकेट मिले। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच तरुण द्विवेदी रहे। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मनीष मिश्रा को मिला। आज के मुख्य अतिथि सदस्य विधानसभा परिषद उन्नाव अरुण पाठक जी व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रणजीत राय एवं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवांग मिश्रा रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि के न्यूज इंडिया इस लीग में मीडिया पार्टनर है। CPL 2.0 पूल बी का पहला मैच CM गोरखपुर ने जीत के साथ शुरुआत की है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी कोतवाली क्षेत्र के वंतला फ्लाईओवर पर बीच सड़क पर जमकर हेलमेट चले। मोटरसाइकिल सवार युवकों का सड़क पर चलते समय साइड न देने पर जमकर मारपीट हो गई। आपस में विवाद हुआ। हेलमेट से पीट कर एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। देश के अंदर एक बार फिर कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वैक्सीन को बताया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर देश में घमासान है, जहां विपक्ष जो है वो ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी खास रिपोर्ट देखें। एक बार फिर देश के अंदर कोरोना जैसा हाहाकार मचा हुआ है और इस बार कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वैक्सीन से मचा हुआ है, जहां वैक्सीन को लेकर विपक्ष देश के प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। अपने ट्विटर अकाउंट से वैक्सीन का साइड इफेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही बता रहे हैं। कोई ट्वीट करके साइड इफेक्ट से हुई मौत पर मुआवजे की मांग कर रहा है, तो कोई वैक्सीन का श्रेय साहब का और साइड इफेक्ट के जिम्मेदार नेहरू जी लिखकर मोदी का मजाक बना रहा है। तो कोई लिख रहा है वैक्सीन के साइड इफेक्ट। ये बातें तो खुद वैक्सीन कंपनी ने भी कही है। मोदी को मिला चंदा,
जनता को मिला हार्ट अटैक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन को ठेका दिया और 1 करोड़ 10 लाख डोज मांगी गई। इस समय इसका दाम 150 रुपए था। इसके बाद जब ये वैक्सीन बाजार में आई तब इससे हाहाकार मच गया और मार्च 2021 में दुनिया के कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया। मार्च 2021 में जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन पर बैन लगा रही थी तब हमारे प्रधानमंत्री फिर से इसी कंपनी को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुके थे। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब ये वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। इन सब के जवाब देने में उतर पड़े उत्तराखंड के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता ने सभी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को खाली आदत है सवाल उठाने की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर न जाने कितनी जानें बचाई हैं और पहला टीका अपने खुद लगवाया और हर मेडिसिन पर कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है और आज कोरोना को 2 साल हो चुके हैं। विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया और लोगों ने उसको सराहा। और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहाँ विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ चल। देश के अंदर चुनावी माहौल है तो कोरोना वायरस की इस वैक्सीन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और तमाम मौतों का जिम्मेदार मोदी को विपक्षी ठहरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोदी की सफाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन का मुद्दा विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद होता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है। के न्यूज के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। अगली खबर कानपुर से है, जहां अकबरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने एमरोल्ड चैम्बर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया। एमरोल्ड चैम्बर में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले का जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा प्रत्याशी का लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों से बताया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट देने का वादा भी किया। निवेदन करूंगा कि आए और आदरणीय सांसद जी को छोटे छोटे लघु व्यापार करने वाले लोग हो, खरीदारी हो, आनंद अग्रवाल जी, आर सुरेश हेमरा जी, चल रहा है। आज सुबह से ही महाराजपुर विधानसभा में कई वार्डों में
छोटी छोटी गोष्ठियाँ थी और समझता हूँ आपको विजुअल भेज दूंगा, जो सारे लोगों को सहायता। और यहाँ भी इस अपार्टमेंट में आपने देखा है किस तरीके से बड़ों से लेकर नौजवानों तक, उद्योगपतियों से लेकर के किसी भी सरकारी अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करने वाले लोगों के मन में जो उत्साह है, माँ बहनों के मन में जो उत्साह है। और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में समझता हूँ कि देश का पहला ऐसा रोड शो करने आ रहे हैं, जो इतने लंबी दूरी से करके यहाँ आपके गुमटी पर और गुमटी से संत नगर और फजलगंज में जो सभा है उसको स्थगित करेंगे। पहला अवसर है कि कानपुर के लोगों को, अकबरपुर के लोगों को और आसपास जनपद के लोगों को अपने मार्गदर्शन से और देश को दुनिया में अग्रणी भूमिका अदा करने वाला भारत बनाने के एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज कन्वेंशन कराई आपने अपने यहाँ, क्या लगता है? देखिए, चारों तरफ जिस प्रकार का उत्साह है, निश्चित रूप से महाराजपुर विधानसभा कानपुर में सबसे अधिक वोटों से जीतेगी। ये जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।